दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा परिणाम के मानदंड के बारे में। क्या है श्रेष्ठ और न्यून बोर्ड परीक्षा परिणाम के मानदंड, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्या है 17 CCA नोटिस या कार्यवाही के प्रावधान और कब मिलता है श्रेष्ठ परिणाम का प्रमाण पत्र। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि न्यून परिणाम होने पर कब शिथिलन दिया जाता है और कितना शिथिलन मिल सकता है, किन परिस्थितियों में शिथिलन हमें मिलता है, ये भी बात करेंगे। सभी कक्षाओं के लिए कक्षा 5, 8, 10 और 12 की संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के दौरान मिलेगी। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हों। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश की PDF और अन्य सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 18/4/2016 को एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसका विषय आप देख सकते हैं परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदंड एवं दायित्व निर्धारण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संस्था प्रदान के लिए जो मानदंड हैं श्रेष्ठ और न्यून परीक्षा परिणाम के, तो इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 90% या उससे अधिक रहने पर श्रेष्ठ परिणाम माना जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 8 और 5 की यदि हम बात करें तो 90% से अधिक विद्यार्थियों के A ग्रेड आने पर श्रेष्ठ परिणाम माना जाता है। यानी कक्षा 12 और 10 में 90% से अधिक परिणाम रहना चाहिए और कक्षा 8 और 5 में 90% से ज्यादा विद्यार्थियों के A ग्रेड आनी चाहिए, तभी श्रेष्ठ परिणाम माना जाता है और विभाग के द्वारा संस्था प्रदान को प्रमाण पत्र दिया जाता है। फिर आगे देखिए आप कक्षा 10 और 12 में से किसी भी एक अथवा दोनों के लिए और इसी प्रकार कक्षा 5 और 8 में से भी किसी एक या दोनों के लिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कक्षा 10 और 12 में दोनों में यदि श्रेष्ठ है या किसी एक कक्षा के अंदर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम है तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 5 और 8 में भी यदि दोनों में या किसी भी एक कक्षा के अंदर परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ है तो उनको श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें न्यून परीक्षा परिणाम की, तो यहाँ पर कक्षा 12 के लिए 60% या उससे कम परीक्षा परिणाम रहने पर और कक्षा 10 के लिए 50% या उससे कम परीक्षा परिणाम रहने पर और कक्षा 5 और 8 के लिए यदि 50% से अधिक विद्यार्थियों के D ग्रेड प्राप्त होती है तो संस्था प्रदान के विरुद्ध 17 CCA के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। यानी इनमें से यदि कक्षा 12 में परिणाम की यदि हम बात करें तो 60% से कम रहने पर, कक्षा 10 में 50% से कम रहने पर और कक्षा 5 और 8 में 50% से ज्यादा विद्यार्थियों के D ग्रेड प्राप्त करने पर 17 CCA की कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। नीचे आप देखिए नोट लगा करके क्लियर लिखा हुआ है, यदि किसी भी संस्था प्रधान को कक्षा 12 और कक्षा 10 में से या कक्षा 5 और कक्षा 8 में से मानदंड के अनुसार किसी एक कक्षा के अंदर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र दिया जाना है, लेकिन दूसरी कक्षा में यदि परीक्षा परिणाम न्यून रहता है और उसके खिलाफ 17 CCA के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि परीक्षा परिणाम न्यून रहता है किसी भी कक्षा के लिए और दूसरी कक्षा में श्रेष्ठ रहता है तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। शर्त यह है कि न्यून परीक्षा परिणाम किसी भी कक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। 17 CCA की कार्रवाई किसी भी कक्षा के परीक्षा परिणाम के लिए संस्था प्रदान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, तभी श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था संस्था प्रदान के लिए। यदि हम बात करें शिक्षक की, तो यहाँ पर शिक्षक के लिए श्रेष्ठ परिणाम के मानदंड हैं कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 5 एवं 8 में अध्यापन करवाए गए विषय के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों के A ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो कक्षा 10 और 12 के अंदर टोटल जो परीक्षा परिणाम है कक्षा का वो 90% से ऊपर रहना चाहिए और इसी प्रकार कक्षा 8 और 5 के अंदर 90% से अधिक विद्यार्थियों के A ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ मानते हुए शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 12 और 10 या कक्षा 5 और 8 दोनों का परीक्षा परिणाम यदि श्रेष्ठ रहता है
तो भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और यदि दोनों में से किसी भी एक कक्षा का 12-10 में से किसी एक कक्षा का या 8 और 5 में से किसी एक कक्षा का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहता है तो प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें न्यून परीक्षा परिणाम की, तो यहाँ पर कक्षा 12 के अंदर जिस विषय का अध्यापन शिक्षक द्वारा करवाया गया है उसमें 70% से कम परीक्षा परिणाम रहने पर, और कक्षा 10 के अंदर जिस विषय का अध्यापन करवाया गया है उसमें 60% या उससे कम परीक्षा परिणाम रहने पर 17 CCA की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसी प्रकार यदि हम कक्षा 5 और कक्षा 8 की बात करें तो यहाँ पर लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय जो शिक्षक हैं उनके लिए 40% या उससे ज्यादा विद्यार्थियों के यदि डी ग्रेड प्राप्त होती है तो उस शिक्षक के खिलाफ 17 CCA की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। ऊपर जो संस्था प्रदान के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए थे उसी के अनुसार यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कक्षा 10 और 12 या कक्षा 5 और 8 में से किसी भी एक कक्षा का या दोनों कक्षाओं का परिणाम यदि श्रेष्ठ रहता है तो प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी प्रकार एक विषय 2 या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में उपयुक्त मानदंडानुसार श्रेष्ठ परिणाम हो परंतु अन्य परीक्षा कक्षा 10-12 में से एक अथवा कक्षा 5-8 में से एक अथवा अन्य विषय 2 या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में मानदंड न्यून हो जिनके लिए उसे 17 CCA का नोटिस दिया जा रहा है तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि कोई शिक्षक है वो एक से ज्यादा विषय शिक्षण करवा रहा है या एक से ज्यादा कक्षाओं को शिक्षण कार्य करवा रहा है, उनमें किसी विषय के अंदर या किसी कक्षा के अंदर उसका परिणाम श्रेष्ठ है जिसके लिए उसको प्रमाण पत्र दिया जाना है, लेकिन दूसरे विषय में या दूसरी कक्षा के अंदर उसका परीक्षा परिणाम है वो न्यून है जिसके लिए उसके खिलाफ 17 CCA की कार्यवाही का प्रावधान है, तो उसको श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। फिर आगे यदि हम बात करें क्रियान्वयन की रूपरेखा की, तो यहां पर देखिए संस्था प्रधान शिक्षक का सत्र के दौरान जुलाई से फरवरी जो अपना सत्र होता है संस्था में न्यूनतम 5 माह का ठहराव है वो आवश्यक रखा गया है। यानी परीक्षा परिणाम का निर्धारण करने के लिए कम से कम 5 महीने शिक्षण कार्य या संस्था प्रदान है तो उसको 5 महीने की अवधि होनी चाहिए। शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। तो यदि किसी शिक्षक को व्यवस्था में लगाया गया है या अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त किया गया है तो उसकी भी ये अवधि है 5 माह की, ये शिक्षण कार्य के अंदर शामिल की जाएगी और उसके परीक्षा परिणाम को इसी के आधार पर आकलन किया जाएगा। आगे यदि हम देखें तो परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी जो श्रेष्ठ या न्यून परीक्षा परिणाम की गणना की जाएगी उसके अंदर जिन बच्चों के पूरक परीक्षा आई है, सप्लीमेंट्री आई है, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। आगे देखिए जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक से अधिक संकाय संचालित हैं उनकी परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या अधिक संकायों का कुल परिणाम सभी संकायों की प्रविष्टि कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी आकलित किया जाकर गणना की जाएगी। यहाँ पर यदि एक विद्यालय के अंदर एक से ज्यादा संकाय हैं वो संचालित हैं तो परिणाम की गणना करते समय टोटल जितने भी संकाय हैं उनके अंदर टोटल विद्यार्थी हैं उनके आधार पर गणना की जाएगी। कुल विद्यार्थी कितने हैं और उनमें से कुल उत्तीर्ण कितने हुए हैं उसी के आधार पर गणना की जाएगी। अलग अलग संकाय की अलग अलग गणना नहीं की जाएगी। आगे देखिए आप एक शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम आकलित किया जाकर गणना की जाएगी। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन दी गई है कि यदि एक शिक्षक है वो किसी विषय का एक से ज्यादा वर्गों के अंदर शिक्षण कार्य करवा रहा है, जैसे सेक्शन है अपने विद्यालय के अंदर वो एक से ज्यादा हैं और उनके अंदर शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा करवाया जा रहा है, तो सभी सेक्शन के अंदर जितने बच्चे हैं टोटल उन बच्चों का परिणाम है वो आकलित किया जाएगा। टोटल में से कितने बच्चे हैं वो पास हुए हैं उसी के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर श्रेष्ठ या न्यून परिणाम की गणना की जाएगी। आगे देखिए आप यदि किसी एक विषय का अध्यापन एक से ज्यादा शिक्षक करवा रहे हैं, जैसे विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पर जीव विज्ञान है वो किसी एक शिक्षक के द्वारा अध्ययन करवाई जा रही है और उसी किताब के दूसरे जो चैप्टर हैं भौतिक रासायनिक विज्ञान से संबंधित वो किसी अन्य शिक्षक के द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि परीक्षा परिणाम न्यून रहता है तो जो शिक्षक अध्ययन करवा रहे हैं एक से ज्यादा शिक्षक हैं उन सभी को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। आगे देखिए अब सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। बाय ग्रेस जो विद्यार्थी पास हुए हैं उन विद्यार्थियों को भी परीक्षा परिणाम का आकलन करते समय गणना करते समय जो विद्यालय है या शिक्षक है उसके परीक्षा परिणाम में उनको शामिल किया जाएगा।
आगे यदि हम बात करें सक्षम अधिकारी की, यानी जो भी परीक्षा परिणाम है, श्रेष्ठ परिणाम है तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, या न्यून परीक्षा परिणाम के लिए जो कार्रवाई की जाती है विभाग के द्वारा, उसके लिए जो उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है उस अधिकारी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर संस्था प्रदान और व्याख्याता के श्रेष्ठ परिणाम के लिए संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और संस्था प्रधान और व्याख्याता का यदि परिणाम न्यून रहता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा की जाएगी। उसके बाद देखिए, वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। और वरिष्ठ अध्यापक और जो शिक्षक हैं उनके लिए न्यून परिणाम की यदि हम बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा, तथा अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 और लेवल 2 के न्यून परिणाम के लिए उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ अध्यापक और शिक्षक हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, उनके लिए प्रमाण पत्र देने का जो उत्तरदायित्व है वो जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके लिए वरिष्ठ अध्यापक के लिए मंडल स्तर का अधिकारी है और अध्यापक ग्रेड 3 के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का यहाँ पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। फिर यदि हम बात करें समय सारणी की तो उपयुक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम एवं सामान्यतः नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह तक संपन्न कर ली जाती है, अतः उपयुक्त मानदंडानुसार कार्यवाही नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा। तो यहाँ पर समय क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए, संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची में परिणाम प्रस्तुत करना 15 नवंबर तक संस्था प्रधान जो है उसके द्वारा परीक्षा परिणाम की जो प्रति है वो सूची के साथ 15 नवंबर तक प्रस्तुत करनी होगी। संस्था प्रधान एवं व्याख्याता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मंडल अधिकारी को अनुशंसा सहित सूची में परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 दिसंबर तक का यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद यदि हम यहाँ देखें तो संबंधित मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित करना 15 जनवरी से पूर्व, यदि प्रमाण पत्र दिया जाता है संस्था प्रधान को तो ये 15 जनवरी से पूर्व दिया जाना निर्धारित किया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देने की तो यहां पर 26 जनवरी को शाला गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आगे देखिए, आप जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में क्या कार्यवाही की जानी है और उसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है। तो न्यून परीक्षा परिणाम एवं नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति करने वाली संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक करना होता है। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने की जो समय है वो 30 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। जो नोटिस दिया जाता है उसका उत्तर देने का समय 30 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। और जो भी नोटिस का जवाब दिया गया है उसका विश्लेषण करते हुए जो आरोप पत्र है वो जारी करने का समय यहाँ पर 30 सितंबर तक का रखा गया है। और आरोप पत्र का पुनः जवाब देने के लिए 25 सितंबर तक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और व्यक्तिगत सुनवाई का जो समय है वो 10 अक्टूबर तक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और आरोप पत्र पर जो निर्णय है वो 15 अक्टूबर तक देना होता है। तो इस प्रकार से न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। आगे यदि हम देखें, उपयुक्त निर्देशानुसार यदि कोई भी उत्तरदायी अधिकारी है वो समय सारणी के अनुसार जो कार्य आवंटित किया गया है वो समयबद्ध रूप से नहीं करता है तो उस संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें शिथिलन की, किसको और कब दिया जाता है और कितना शिथिलन दिया जाता है, कितनी छूट दी जाती है, तो यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 24/5/2019 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए, आप परीक्षा परिणाम के बारे में जो जानकारी दी गई है, संदर्भित परिपत्र दिनांक 18/4/2016 में बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के लिए परीक्षा परिणाम के मानदंड निर्धारित हैं। तो यहाँ पर 18/4/2016 का जो आदेश है, परिपत्र है, उसकी हम बात कर चुके हैं। अब इस परिपत्र के द्वारा वो जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनमें कुछ छूट दी गई है। तो यहाँ पर यदि नामांकन लक्ष्य जो विद्यालय को या शिक्षक को दिया गया है वो नामांकन लक्ष्य 30 सितंबर तक
प्रतिवर्ष 30 सितंबर अपने नामांकन लक्ष्य की जो डेट है वो निर्धारित की गई है। 30 सितंबर तक यदि नामांकन लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है, तो जो परीक्षा परिणाम है उसमें 10% का शिथिलन प्रदान किया जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर बात करें माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रदान द्वारा सामीक्ष्य स्तर में लक्षित नामांकन अर्जित 30 सितंबर तक कर लिया गया है, तो तत्संबंधी संस्था प्रदान के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदंड जो निर्धारित किए गए हैं 50% के, उसके स्थान पर 10% छूट देते हुए 40% अथवा उससे न्यून मानते हुए संस्था प्रदान के खिलाफ आगे की जो कार्रवाई है वो संपादित की जाएगी। यानी नामांकन लक्ष्य यदि हासिल कर लिया जाता है तो न्यून परीक्षा परिणाम का जो 50% का मानदंड है, 50% से कम परिणाम रहने पर जो कार्रवाई की जाती है उसमें 10% की छूट दी जाएगी। और अब जो कार्रवाई है वो 40% से कम परिणाम होने पर की जाएगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय की, तो यहाँ पर संस्था प्रदान के लिए मानदंड जो निर्धारित किया गया है वो 60% से कम परीक्षा परिणाम रहने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि नामांकन लक्ष्य हासिल किया जाता है तो 10% की छूट मिलेगी, और अब यदि 50% से कम परीक्षा परिणाम रहता है तो ही उनके खिलाफ 17 CCA की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें शिक्षकों की, तो शिक्षकों के लिए भी सेम मानदंड यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। यदि नामांकन लक्ष्य शिक्षक के द्वारा 30 सितंबर तक अर्जित कर लिया जाता है तो उनको भी 10% की न्यून परीक्षा परिणाम के अंदर छूट होगी, शिथिलन देय होगा। यहाँ पर यदि हम बात करें माध्यमिक कक्षा में शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों की, तो जो नामांकन लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है वो यदि 30 सितंबर तक हासिल कर लिया जाता है तो जो मानदंड निर्धारित किया गया है 60% से कम परीक्षा परिणाम को न्यून मानने का, वहां पर 10% का शिथिलन दिया जाएगा, और अब 50% से कम परीक्षा परिणाम रहने पर उसको न्यून मानते हुए आगामी कार्रवाई संपादित की जाएगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षण कार्य करवाने वाले शिक्षकों की, तो यहाँ पर जो नामांकन लक्ष्य दिया गया है वो अर्जित कर लिया जाता है यदि 30 सितंबर तक है, तो जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं न्यून परीक्षा परिणाम के 70% निर्धारित किए गए हैं उसमें 10% का शिथिलन दिया जाएगा, और अब 60% से कम परीक्षा परिणाम होने पर ही जो आगामी कार्रवाई है न्यून परीक्षा परिणाम से संबंधित वो संपादित की जाएगी। इसके अतिरिक्त नामांकन में लक्ष्य से 100% अधिक उल्लेखनीय वृद्धि करने वाले संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को विशेष वृद्धि के प्रतिशत अनुपात में विहित परीक्षा परिणाम मानदंडों में शिथिलन देय होगा। तो इस प्रकार से यदि संस्था प्रदान या शिक्षक के द्वारा नामांकन लक्ष्य हासिल किया जाता है तो उनको 17 CCA की कार्रवाई के लिए न्यून परीक्षा परिणाम के मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उनमें 10% की छूट देय होगी, 10% शिथिलन दिया जाएगा, और 10% शिथिलन देते हुए उसके बाद न्यून परीक्षा परिणाम का आकलन किया जाएगा और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ और न्यून कब निर्धारित किया जाता है, क्या मानदंड है और शिथिलन कब दिया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।